नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आजकल देश के सबसे ताकतवर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में चुनावों का माहौल है और 5 तारीख को वहां पर चुनाव होने हैं। और इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये चुनाव क्योंकि भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। और इसलिए आज हमने अपने कार्यक्रम में अमेरिका में बसे कृष्णा बंसल जी को अपने प्रोग्राम में बुलाया, जो पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। कृष्णा जी व्यवसायी भी हैं और राजनीति में पूरा दखल रखते हैं। उनकी बहुत पैनी नजर है, वो ना केवल अमेरिका की राजनीति बल्कि दुनिया के साथ साथ भारत की राजनीति में भी उनका पूरा दखल है। कृष्णा जी, मेरा और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार। इंडियन नमस्कार। अचीवर्स में। नमस्कार। और हमारा आज मुद्दा भी यही है कि कौन जीतेगा, भारतीयों का इसमें क्या रोल रहेगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी से जुड़ी कुछ हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो कृष्णा जी, आप पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप चूंकि बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और आपका राजनीति में पूरा दखल है, थोड़ा सा ब्रीफली भारत और अमेरिका के चुनावों में बेसिकली क्या फर्क होता है। और जैसा कि भारत में तो चुनाव घोषित होते ही पूरा भारत चुनावों के रंग में रंग जाता है और हर तरफ जो है राजनीतिक पार्टियां, रैलियां, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ चलता है। अमेरिका में हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर राजनीति और ये चुनाव कैसे लड़ती हैं पार्टियां और क्या सिस्टम रहता है। बिल्कुल राजीव जी, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज, क्योंकि हम जी। ना केवल ये इलेक्शन अमेरिका को इम्पैक्ट करेगा, ये पूरी दुनिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इस इलेक्शन से। किसकी हार जीत होती है, उससे दुनिया की एक रास्ता चुना जाएगा कि रास्ता क्या है, जो कि जी। बहुत अलग है दोनों तरफ से। तो इसके बारे में विषय में चर्चा करेंगे। बट जो इलेक्शन की आपने बात की, अमेरिकन में आपको एक बहुत ब्रीफ में अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम के बारे में आपको बता दूं। अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम जो है वो इंडिया से थोड़ा सा अलग है, भारत से अलग है। इंडिया अपने यहाँ भारत में केवल एक इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन जो होता है, उसी के ही चुने हुए प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जी। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो डेमोक्रेसी की तीन विंग होते हैं, हमने शुरू से पढ़ा है, जो कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो जी। भारत में क्या है, लेजिस्लेचर का जो, क्योंकि लोकसभा लेजिस्लेचर हुई, उसके चुने हुए जो लीडर है उसी को प्रधानमंत्री, एग्जीक्यूटिव हेड बनाया जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एग्जीक्यूटिव हेड जो है उसका चुनाव ही अलग होता है। जैसे प्रेसिडेंट बोलते हैं, डायरेक्ट चुनाव होता है। इनडायरेक्ट मतलब एक तरह से सारी पब्लिक उसमें, पूरी दुनिया, पूरे अमेरिका की पार्टिसिपेट करती है, हर सिटीजन पार्टिसिपेट करता है। और लेजिस्लेचर का अलग होता है, जहां कांग्रेस और सेनेट दोनों के चुनाव होते हैं। वो भी एक अलग चीज है, क्योंकि हमारे भारत में जो राज्यसभा है उसका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ पे सेनेट का भी चुनाव डायरेक्ट ही होता है। तो सबसे बड़ा फर्क तो ये है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे चुनाव एक साल में एक ही बार होता है, हर चीज का। या एक 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 पूरे देश का चुनाव है, इसमें सारे आप समझ लीजिए लेजिस्लेचर का। और ये जो चुनाव हो रहा है नवंबर 5 में, इसके अंदर पूरा राष्ट्रपति का चुनाव, पूरे सेनेटर्स का, इसके अलावा अपने कांग्रेसमैन, जिन्हें हम लोकसभा के सांसद बोलते हैं, और इसके अलावा स्टेट की असेंबलीज के चुनाव हैं और काउंटी के चुनाव हैं। तो सारे देश में चुनाव एक ही बैलेट, मतलब सबके अपनी जगह के लोगों के बैलेट छपते हैं और सब जगह ओहो। एक ही चुनाव होता है ये पूरा। जी। 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 तो ओके। बंसल जी देखिए, अब तो 2-3 दिन ही रह गए, 3 ही दिन रह गए, अब शायद 5 को इलेक्शन है, 2 ही दिन रह गए सर। 2 दिन रह गए। तो दोनों ही पार्टियों में एक तरफ तो देखिए कमला हैरिस अफ्रीका के मूल से लौट के दोबारा से भारतीय मूल की हो गई हैं पिछले। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो, उन्होंने बहुत बड़ाई की है। और बांग्लादेश में वो शायद अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। ऐसा तो भारत में भी नहीं किसी ने दिया ऐसा वक्तव्य। 52 लाख भारतीय यहाँ हैं, जिनमें से सिर्फ 26 लाख 2.6 मिलियन वोटर हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीयों का झुकाव किस तरफ रहेगा इस बार? आप तो ग्राउंड पे रहते हैं,
बिल्कुल एक अनबायस्ड ओपिनियन। देखिए, पहले जहां तक दोनों कैंडिडेट्स की बात है, ये जी, आपने सही बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही एक ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लिए और हिंदुओं के लिए खुल के बोला है, खुल के सामने आए हैं, और पहली बार नहीं, कई बार आ चुके हैं पहले भी। मैंने तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पहली बार 2017 में, उन्होंने पहली बार ओवल ऑफिस में दिवाली मनी थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मनाई थी, हमने वहां बैठ के उनके साथ दिवाली मनाई थी। और जी, वो एक बड़ा गर्व की बात थी कि दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस, पावरफुल ऑफिस में, जहां से दुनिया का जब सबसे बड़ी पोजीशन चलती है, वहां पे बैठ के उन्होंने दिवाली की थी। जी, और उसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे ऐसे काम किए हैं। वो ऐसे थे, पहली चुनाव में लड़ने से पहले ही उन्होंने बोला था कि आई लव हिंदूज, और उन्होंने काफी उसके अलावा और भी चीजें जो की जिससे अपने भारत को फायदा मिलता है। रही बात कमला हैरिस जी की, कमला हैरिस जो हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भारतीय हो जाती हैं जब उनको चुनाव का जरूरत पड़ती है वो भारतीय मूल की। उनकी माँ थी भारत तमिलनाडु की, और वो बहुत जल्दी एज में वहाँ जमैका चली गई थी, वेस्ट इंडीज चली गई थी। वहां पे उन्होंने एक अफ्रीकन मूल का या जमैकन मूल के किसी उनसे शादी की थी, और वहां से उनकी माँ ने, तो इस तरह से ये हुआ। तो वो अपने को, अब अमेरिका के आप समझिए, अमेरिका में आपने नंबर बताया, अमेरिका में हम 1% वोटर हैं भारतीय मूल के लोग। जी, जो अफ्रीकन अमेरिकन है जिन्हें हम ब्लैक बोलते हैं, वो 10 से 12% है। तो उनके लिए फायदा किसमें है? अपने को भारतीय बोलेंगे तो उन्हें कम मिलेगा, लेकिन उसमें उनको ज्यादा मिलता है, तो अपने को वहीं पे ही रखती हैं। उसका सबसे बड़ी बात है, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने बड़ी वीडियो चलवाए थे कि ना इडली सांभर खा रही हैं, अपने दादा की उंगली पकड़ के चल रही हैं, या जो भी है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला जीतने के बाद कि मैं भारतीय हूँ। उन्होंने बोला मैं हम्म, अमेरिकन मूल की हूँ, मैं ब्लैक मूल की हूँ। जी, तो एनीवेज, ये तो एक थोड़ी सी चीज है जो उनको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अपने को भारतीय है तो भारतीय कहने में बुराई क्या है, समझना चाहिए। मैंने भी चुनाव लड़े हैं खुद, मैं भारतीय होने पे गर्व नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सही सो बात। एक दूसरी बात है, इसके ऊपर ना तो हार होनी ना जीत होनी है। लेकिन रही बात अपने भारतीयों की, जैसे आपने बोला कि ये कहाँ वोट करेंगे, भारतीय ट्रेडिशनली है ना, बड़े एक इस चीज से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से। भारतीय यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली डेमोक्रेट होते हैं, और क्यों होते हैं ये बात समझने के लिए बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा सारे रिसर्च किए, और बहुत सेमिनार किए और टाउन हॉल किए, तभी कि लोगों को मालूम ही नहीं है डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी की वैल्यू क्या है। बस यह है, डेमोक्रेट से आदमी समझने लगता है डेमोक्रेटिक है। दूसरी बात, जो भारतीय मूल के लोग, खासकर जो पहली जनरेशन के हैं, हमारे जैसे मूव होके यहाँ आए हैं और सिटीजन बने हैं, वो हम लोग बड़े हुए हैं सीएनएन देख के। सीएनएन बहुत बड़ा नाम था, या जी, अपना बल्कि भारतीय अखबार भी जो आजकल पूरी कवर यही कर रहे हैं, लेकिन वो उनका एक तरफा रहता है जो डेमोक्रेट साइड का होता है, तो वही खबर दिखाते हैं, तो लोगों को लगने लगता है यही सही है। तो ये बड़ी कुछ चीजें हैं, तो लेकिन प्रीडोमिनेंटली ज्यादा ही रहे हैं हमेशा। इस बार शिफ्ट आया है, इस बार काफी शिफ्ट आया है। जो जो नंबर्स हैं, जो ऑलमोस्ट 70-30 होते थे, वो अब 60-40 या 50s में भी चले गए हैं। जो डेमोक्रेट्स की तरफ से झुकाव कम हुआ है और रिपब्लिकन्स पे ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय लोग है ना, जुड़ना नहीं चाहते पार्टी के साथ। कभी भी आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि वो अपना 3 ऑप्शन होते हैं, आप रजिस्टर करते हैं तो आप डेमोक्रेट करें, रिपब्लिकन करें, या अनडिसाइडेड, या अपने को उसमें कर सकते हैं न्यूट्रल में। तो लोग ज्यादातर भारतीय न्यूट्रल रखेंगे, अपने को एक तरफ दिखाएंगे ही नहीं कभी भी। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। और ये एक तो जब आप रजिस्टर करते हैं उस समय होता है डिसाइड, दूसरा होता है प्राइमरी इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी के इलेक्शन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो तो पता लगता है। वो भारतीय उसमें भी नहीं करते हैं, क्योंकि जी, उससे पता लग जाता है किस साइड है। तो अब अंदर की बात यह है, इस समय जितने भी व्यवसायियों से, जितने भी प्रोफेशनल से, जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं ग्राउंड पे, सब कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, जरूर हैं, लेकिन इस बार हमारे को प्रेसिडेंट ट्रंप का आना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि इस समय अमेरिका के इंटरनली मामलों में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से उनको फर्क पड़ेगा। इकोनॉमी को काफी मार पड़ी है पिछले 2-3-4 साल में, जिसको रिवाइव होना जरूरी है। जी, और भी मुद्दे अभी अपन डिस्कस करेंगे, आई नो, जो उसके हैं, बट झुकाव अभी भी डेमोक्रेट की तरफ ज्यादा है, लेकिन भारतीय काफी रिपब्लिकन जा रहे हैं। दूसरी जगह जहां पे भारतीय बहुत ज्यादा इस समय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो है पैसे देने में, क्योंकि कैंपेन यहाँ पे अपने पैसे से नहीं चलती ना, काले धन से चलती। यहाँ पे कैंपेन, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कैंपेन फाइनेंस लॉ है कि जो भी जी, पैसा आता है और जाता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसमें भारतीय, क्योंकि आज हमारा मूल है 10% जीडीपी को हम सिर्फ 1% है, लेकिन हम 10% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जी, हमारा जो टैक्स है 6 से 7% हम टैक्स देते हैं पूरा, 1% होने के बाद। तो हमारे इस समय हम सबसे आर्थिक रूप से सबसे सशक्त कम्युनिटी हैं।
तो हम पैसा पॉलिटिकल में उसी हिसाब से काफी देते हैं, तो इसलिए उनका रोल उसमें काफी अच्छा प्ले हो रहा है, क्योंकि हम पैसा कंट्रीब्यूशन बहुत कर रहे हैं। जी। बंसल जी, आपकी बातों से दिख रहा है कि आपका झुकाव शायद रिपब्लिकन की तरफ ज्यादा है, और नीतियों को लेकर भी आपने बोला कि अभी उसके ऊपर बातचीत करेंगे, और ट्रंप ने जो दिवाली बनाई थी उसको लेकर भी आप काफी उत्साहित रहे। तो आप, अगर हम खुले शब्दों में पूछें, तो इस बार स्विंग स्टेट्स का काफी रोल रहेगा, और इस बार 7 स्टेट्स हो गई है, शायद पहले 4-5 थी, तो उनके सर्वे में भी नेक टू नेक दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि इस बार कौन जीत रहा है, देखिए कमला सर, हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? ये बात हमने पिछले कई इलेक्शंस में अभी तक देख चुके हैं कि जो प्रेडिक्शन होते हैं, बल्कि 2016 का ट्रंप का इलेक्शन था, उसमें भी हिलरी क्लिंटन जीत रही थी। हाँ, उसके अंदर ट्रंप नहीं जीत रहे थे। आज जो वोटर जो अपने सर्वे होते हैं या पोलिंग होती है, वो उसकी होती है जो वोट कर चुके हैं पहले उनके साथ। और आजकल तो सारे सर्वे गलत साबित हो रहे हैं, इंडिया का लगा लो चाहे कहीं पर भी। हाँ, अब सर्वे होता है 1500 लोगों के ऊपर होता है। अब क्या करते हैं, जो मेरे को तो यहाँ का सर्वे मालूम है, यहाँ का कैसे होता है मेरे को भारत का नहीं मालूम इतना क्लोजली, लेकिन यहाँ का तो लिस्ट निकालते हैं कि वोटर एक उसमें कितने थे, किस किसने वोट किया, उसमें से देखते हैं कि पार्टी एफिलिएशन किसका कितना है, बराबर बराबर लेते हैं, और है ना कुछ इंडिपेंडेंट लेते हैं, और उसका एक सैंपल बनाते हैं, और सैंपल से सबको एक क्वेश्चन भेजते हैं। वो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन भी आप क्या पूछ रहे हो, किस तरह से, तो उसके हिसाब से अपना 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 के रिजल्ट निकालते हैं। कई बार ये पहले सही होता था, लेकिन आजकल हमने जो देखा है, क्योंकि वोटर अब नए आने लग गए हैं आगे, जो पहले कभी वोट नहीं करते थे वो वोट कर रहे, तो उनका नाम कभी सर्वे में होता ही नहीं है, उनका कभी। इसीलिए 2016 में आप देखेंगे जो ट्रम्पाइट बोलते, ट्रम्प के जो वोटर थे, जो जिन्होंने कभी वोट नहीं किया था, वो नए निकल के आ गए और ट्रम्प जीत गए। इस बार भी हम काफी सारे ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो नए आ रहे हैं, तो वो फर्क उसकी वजह से क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है बहुत। लेकिन ये बात सही है कि जो जितने भी आ रहे हैं सब में नेक टू नेक बता रहे हैं। मेरे को बंसल साहब, ये जो बंसल साहब 3 बड़े इशू मुझे दिख रहे हैं अब की बार के इलेक्शन में। पहला तो इकोनॉमी का है ही, महंगाई है बहुत ज्यादा अब अमेरिका में। दूसरा जो विमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स है, औरतों के रिप्रोडक्टिव राइट्स पे जो बहस है, और तीसरी बात जो इमिग्रेशन पॉलिसी है। इन तीनों बातों को लेके जब हम दोनों कैंडिडेट्स को देखते हैं, राष्ट्रपति के दोनों उम्मीदवारों को, तो बड़ा स्टार्क डिफरेंस नजर आता है दोनों की बातचीत में, दोनों की बहस देखी मैंने। आपका क्या विचार है इस बारे में? क्योंकि इंडियन कम्युनिटी, देखिए भारत में तो डे 1 से विमेन रिप्रोडक्टिव राइट मिल गए थे, उस पे वहां तो कभी कोई बहस हुई नहीं ना इस बारे में। तो यहाँ पे ये एक बड़ा मुद्दा है, धार्मिक आधार भी है उसका, और उसके हिसाब से बटा हुआ है पूरा समाज। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये एक अगेन एक फैलाई हुई मीडिया का एक बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है, जिस तरह से इसको फैलाया गया है। आप कह रहे हैं भारत में रिप्रोडक्टिव राइट है, अमेरिका में नहीं है। पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि रिप्रोडक्टिव राइट क्या, 3 इशू पे मैं 1 मिनट में आता हूं, लेकिन इसको क्योंकि ये आपका ऐसा टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव राइट क्या है कि अपने को जब हम प्रेगनेंसी होती है उसको आप कब तक टर्मिनेट कर सकते हैं, उसका क्या डिसीजन होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसमें जो एक्सट्रीम है वो दो एक्सट्रीम को छोड़ दीजिए, लेकिन जो दोनों देश के कानून है भारत के और अमेरिका के बराबर से हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क है, आज ये बोला है, ये कानूनन ये है भारत में भी, मेरे को भारत का एग्जैक्टली नहीं मालूम कि 18 वीक है, 20 वीक है, जो भी है, 17 वीक है, 17 वीक है, तो उसके बाद आप वहां पे कोई भी डॉक्टर लीगली अबॉर्शन नहीं कर सकता अनलेस की कोर्ट परमिशन मिले, है या नहीं है। अमेरिका में क्या, आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में भी ज्यादा, अच्छा अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था आज से 3 साल पहले, 3 नहीं, अब तो 5-6 साल हो गए उस बात को, अपना जो मेन आया था डिसीजन पे, कि ये मुद्दा इलेक्शन ये सेंट्रल का है ही नहीं। अमेरिका का सिस्टम और भारत के सिस्टम में एक फर्क है, क्योंकि एक तो केंद्रीय इंडिया केंद्रीय संगठन सिस्टम है, और यहाँ बंसल साहब मैं सॉरी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा केंद्रीय उसका है ही नहीं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन 6 स्टेट्स के अंदर बैलेट के पेपर के ऊपर ये क्वेश्चंस है, ये सीधा सीधा सवाल जनता से पूछा जा रहा है विमेन रिप्रोडक्टिव राइट के ऊपर। और
तो ये सेंट्रल मुद्दा तो है इसमें। नहीं, तो सेंट्रल मुद्दा, सेंट्रल के बैलेट नहीं पूछ रहे हैं, ये स्टेट के बैलेट पूछ रहे हैं। आप ये देखिए ना जी, ये स्टेट जब जो बैलेट पे जो आ रहा है सेंट्रल होता तो सब पूरे देश में होता। आपने खुद ही जवाब दिया, उसका स्टेट का है। बैलेट तो एक ही है ना सर, बैलेट तो नहीं 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 नहीं, बैलेट एक ही नहीं है, बैलेट अलग है। आपको तो मालूम है हर काउंटी का बैलेट अलग हो जाता है, टाउनशिप का बैलेट अलग हो जाता है जी। तो पूरे देश के बैलेट में नहीं है ये मुद्दा जी, ये सिर्फ उन स्टेट्स में है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है हर स्टेट अपना डिसाइड करे अपने हिसाब से। वही हमने देखा है, कुछ स्टेट जो है थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ नहीं है, लेकिन अमूमन जो यहाँ पर सिस्टम है उसके हिसाब से वही 18 से 20 वीक तक का है। उसके बाद ये कहते हैं कि उसमें बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, हार्ट बीट बोलते हैं, हार्ट बीट जब चालू हो जाती है तो उसके बाद कहते हैं इसमें जान आ गई। हम तो उस धर्म से, उस विचारधारा को बिलोंग करते हैं जहां पे किसी को हम पेड़ को हम कहते हैं ये जीवित है, उसको नहीं काटना, किसी को नहीं मारना, ये तो जिसकी बात है। तो इसमें अपनी अपनी, तो अमेरिका में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसको कि ये इतना बड़ा इशू बनाया जितना कह रहा है ना, चुनावी मुद्दा है ये एक्चुअल ग्राउंड पे ये लोगों को परस्यू करने के लिए चुनावी मुद्दा बनाया गया है। बट एनीवेज ये तो ये अपनी जगह रखते हैं। मेन जो मुद्दे 3 मेरे हिसाब से हैं वो एक, और आपने 2 बोले उसमें से एक और है मेरे हिसाब से, वो है वॉर जो दुनिया में चल रही है। जी जी, लड़ाइयां जो चल रही हैं, क्योंकि इसके अंदर भी ये बहुत बड़ा प्ले करता है, ये गेम प्ले करता है लड़ाइयां हमारे यहाँ जी। अब ये 3 मुद्दों में से 2 मुद्दे ऐसे इसमें दुनिया की नजर टिकी हुई है कि इससे जो भी होगा पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहला वॉर की बात कर लें। अगर ये वॉर चलते रहे तो अब क्या होगा कि लड़ाइयों में और फंड होंगी। एक तरफ अमेरिका कह रहा है यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करो, उसको और हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है। पुतिन साहब कब तक सहन करते रहेंगे, कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? एक दिन वो अपना गिव अप कर देंगे। दूसरी तरफ अगर अपना इजराइल और ईरान की वॉर इंक्रीज हुई तो यहाँ भी कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट हो सकते हैं, और एक पक्ष के आने नहीं आने से इस पर फर्क पड़ सकता है कि क्या ये लड़ाई होगी या नहीं होगी। ये बात अच्छा, अमेरिका में लड़ाई क्यों है? क्योंकि अमेरिका में लड़ाई का ये है कि यहाँ पे जो लॉबी हैं, ये जो पैसा जाता है हथियार बनाने वाले कंपनियों पे और उस पर इनकी लॉबी है। इसकी वजह से सारी पॉलिटिक्स चलती, पैसे का खेल है सारा सर है जिसमें सही कुछ सही। बंसल साहब ये बताओ, देखो आपने खुद ही ये बात छेड़ी है, मैं चाहता नहीं था इस बात को छेड़ना, पर देखो इजराइल को लेके तो कमोबेश दोनों पार्टियां एक ही जगह खड़ी हैं। किसमें हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि ज्यूज को नाराज करे, इजराइल को नाराज करे। दोनों पार्टियां सेम है। मैंने ट्रंप साहब का वो इंटरव्यू देखा था जिसमें वो इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि ठीक है जेरूसलम में बना दिया है हमने, और हम तो 2 स्टेट आप मान रहे हो, हमें तो 1 स्टेट में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये है कि वो 1 स्टेट सॉल्यूशन की भी बात करते ही हैं ट्रंप साहब, और दोनों तरफ लगभग समान रूप से वो है सेंसिटिविटी उस बात को। नहीं, मैं आई डिसएग्री विद यू गौर जी आपके साथ इस बारे में। जी, आप ये बताइए, अभी नेतन्याहू आए थे कुछ 2 महीने पहले, जिन्होंने पार्लियामेंट में एड्रेस किया था। कमला हैरिस, मतलब हर उसमें क्या होता है, सीनियर लीडर सब जाते हैं, कमला हैरिस गई भी नहीं उसमें। उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो पैलेस्टाइन के लिए दिए हैं, बड़ा एक इसके अंदर एक चल रहा है। बट लेकिन केवल बात मानने की इजराइल की है या नहीं है वो बात नहीं है, बात है ईरान को कौन दबा पाएगा। आप ईरान को एक तरफ पैसे देते जाओ, हत्या वो करते जाओ, ईरान रुकेगा कैसे? सवाल ये है, सवाल ये नहीं उसके पीछे तो चीन और रूस भी है। जूस के साथ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जूस पैसा देते हैं। आज सबसे ज्यादा चुनाव में पैसा हम लोगों से भी ज्यादा जूस देते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ इसलिए जूस के साथ खड़े हैं, जूस एक है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। इसको देखिए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, लड़ाइयां रुकना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई किस दिन एस्केलेट हो जाए, किस दिन वर्ल्ड वॉर हो जाए, हमें नहीं मालूम आज की तारीख। जी जी। ये बात ट्रंप ने जो बोली है कि वो पहले दिन वो लड़ाइयां दोनों रुकवा देंगे, मैं इसका फौरन बिल्कुल रुकवा देंगे, उनमें इतनी दम है कि रुकवा देंगे। वो उनका सीधा हिसाब होगा। इसको यूक्रेन को बोले क्यों नेटो में आना है आपको, आप वहीं रहो, आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा देंगे, आप सब डेवलपमेंट करो, आपको नेटो में आने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, पुतिन को बोलेंगे हम इनको नेटो में नहीं ला रहे। पुतिन का सबसे बड़ा इशू क्या है, नेटो में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेटो आते हैं तो मतलब उनके बॉर्डर पर उनकी मिसाइल लग जाएगी नेटो की, उनको प्रॉब्लम है, उनको अपनी रक्षा करनी है अपने देश की, वो उसको खत्म कर देंगे। और ट्रंप के आने से क्या होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर आता है तो वैसे ही सारे लोग एक बार रुक जाते हैं। और अनप्रेडिक्टेबल लीडर कि कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी इमेज वो है। दूसरी इमिग्रेशन को लेके बंसल साहब, इमिग्रेशन को लेके भारतीय कम्युनिटी पे
क्या प्रभाव रहेगा दोनों दोनों के आने से? देखिए, इमिग्रेशन को लेके जो ट्रंप का इमिग्रेशन है और गवर्नमेंट का बाइडेन हैरिस का जो इमिग्रेशन है उसमें बहुत फर्क है। हम लोग भारतीय जो हैं अभी तक, अब मैं ये बोल, उसमें भी एक कैविएट है कि आजकल बहुत लोग आ रहे हैं इल्लीगली, बहुत जी, ज्यादा आ रहे हैं भारत से, लेकिन हम लोग जो हैं हम सब भारतीय मूल के पढ़े लिखे लोग आज एक सीधे रास्ते से या तो हम पढ़ाई के जरिए, जॉब के जरिए, या फिर है ना अपने फैमिली के उससे रास्ते से आए लीगल इमिग्रेंट्स हैं हम सारे। जी, हमारे लोग लाइन में लगे हुए हैं 10-10, 15-15 साल से, जिनके ग्रीन कार्ड फाइल हैं जो अभी तक अप्रूव नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल। लाइन में हैं। ऑन द अदर हैंड आप बोल रहे हैं कि आप बॉर्डर खोल के उनको प्लेन में लाके उनको बैठा के आपने यहाँ पे शहरों में भर रहे हैं। क्यों भर रहे हो आप? आपको अच्छा उसका उनका ना कोई बैकग्राउंड चेक है, ना उनका कोई उनके ऊपर कोई चेक ही नहीं है कि वो कौन आ रहा है। कितने देश के तो क्रिमिनल अपने देश के छोड़ के वेनेजुएला के उनके जेलें खाली कर दी कि उधर ले जाओ, हमें चाहिए ही नहीं है। जी, तो आज यहाँ पे देख रहे हैं लड़ाई, यहाँ पे कितना क्राइम बढ़ रहा है, आप भी देख रहे हैं, आप भी यही हैं कि कितना क्राइम बढ़ रहा है, कितने इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर इमिग्रेशन का होना जरूरी है। ट्रंप ने दो चीजें हमारे फेवर में बहुत सी बोली हैं, अगर आप देखेंगे तो। एक उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट आते हैं, जो आज भारतीय मूल के सबसे ज्यादा स्टूडेंट आते हैं अमेरिका में पढ़ने, जी, उनको उनके लिए वीजा होना ही चाहिए, उनको ग्रीन कार्ड मिलना ही चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं बोला। तो वो उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने लीगल इमिग्रेंट की बात की है, इससे पहले उन्होंने डालका की बात की है, जो हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी पिछले उनके टर्म में। डालका जैसे डाका था, जिसमें जो इलीगल के बच्चे थे, जब वो 21 साल के हो जाते, 18 साल 21 साल के हो जाते, उनका स्टेटस नहीं रह जाता। ऐसे ही हमारे भारतीयों के थे जिनके ग्रीन कार्ड ही प्रोसेस नहीं हुआ रास्ते में, जी, और 18 के बाद वो खुद व्यस्क हो जाते हैं, तो उनको अपना स्टेटस होना चाहिए। वो इलीगल हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी। तो ट्रंप उसके लिए सिंपैथेटिक रहे हैं हमेशा से। तो जी, लीगल और काम करने वालों के लिए मेरे को लगता है ट्रंप से कोई हमें इशू नहीं होगा। और जबकि हमेशा ये माना जाता है कि डेमोक्रेट पार्टी एक ज्यादा समर्थक रही है इमिग्रेशन की, लेकिन इलीगल से हम लोगों को ही परेशानी है। आज सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आप आज इमरजेंसी रूम में जाते हैं ईआर में, आज पहले जो हमें 1 घंटे में अटेंशन मिल जाता था, आधा घंटे 1 घंटे में इमीडिएटली, अब 3-3 4-4 घंटे बैठे रहेंगे, क्योंकि उनकी जो आ गए हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं ना जी, मेडिकल का साधन। वो सिस्टम पे ही बन रहे हैं, हमारे ही टैक्स पे, हमारे ही पैसे पे, हमारे ही रिसोर्सेज पे आ रहे हैं। उनको होटलों में रहने को दिया जा रहा है, उनको पैसा खर्च करने को दिया जा रहा है, और फिर जी। उसके ऊपर से हमारे क्राइम बढ़ रहे हैं, वो बहुत बहुत मुश्किल हो रही है उससे हम तो लोगों को। इसमें तो एक बात और भी तो कह रहे हैं कि सर, जहाँ यहाँ के जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई टैक्सेस हम देते हैं, सारा कुछ हम बियर करते हैं, और गवर्नमेंट सारा पैसा उनके ऊपर लगा रही है, उनको रहने में, खाने में, पीने में। ठीक अब है, और ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा बन रहा है इन बार चुनावों में। क्या आपको लगता है ऐसा बिल्कुल सही बात है ये? आप ये देखिए ना, अभी अभी अपने हरिकेन आए, हरिकेन जी। का पैसा जो पब्लिक के लिए रखा गया था, फीमा जो एजेंसी बनाई गई थी हरिकेन कटरीना के बाद, के जब भी होगा हमें उनको रिएक्ट करके पैसा है, लोगों को करेंगे। आपने उनको तो $750 भेज दिए, यहाँ हाँ। हजारों डॉलर इनको रोज दे रहे हो, और कहाँ से वो देखिए पैसा क्या हुआ? फीमा का पैसा ही डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। आप देखिए बताइए। बंसल साहब, मुझे ये लगता है कि इस स्थिति में दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं मेरी नज़र में। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था, मैं सुन के हैरान हो गया कि न्यूयॉर्क में उन्होंने मतलब होटल के रूम्स लिए हैं $538 पर डे पे, बिल्कुल, और न्यूयॉर्क में ही नहीं, इमिग्रेंट्स पूरे देश में हाँ। ऐसी हालत है। जो जो हाँ, मतलब इल्लीगल बिना पेपर्स के हाँ, बैठे हैं हाँ, लोग, हाँ, हाँ, हाँ। और जो सैनिक हैं वो बेचारे सड़कों पे सो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल तब्बुओं रहे में हैं। तो है। एक तो स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है, दूसरी तरफ ये हुआ कि वो बच्चों को पकड़ लिया और उसको बच्चों को डाल दिया पिंजरों में, और वो किसकी बात कर रहे हैं आप? कहाँ के पिंजरों में? कौन? ये फिर वही बात है, ये देखिए देखिए ये तो देखिए, आप अकेले वो क्यों हैं? जो जो मेक्सिको का बॉर्डर था उस पे ये तो हुआ ना, ये तो प्रेस न्यूज़ अच्छा, है। आप एक बात बताइए, तो आपके यहाँ बच्चों पे को पकड़ लिया, वो आज तक भी सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका पता नहीं है, उनको ट्रैक नहीं कर पाए। तो वो दोनों में एक्सट्रीम सिचुएशंस पे हो रहा है। ये सब कहीं हुँ। मध्य मार्ग तो लेना पड़ेगा ना इसको बट लेके। गौर जी, आप एक बात बताइए, देश क्या है? देश तभी है ना जब देश का बॉर्डर है। जी, देश का अगर हम देश के बॉर्डर ही खोल देंगे तो देश क्या? फिर तो एक ही होगा। फिर क्या आएगा? इमिग्रेशन नहीं, इमिग्रेशन सब बंद कर दीजिए आप। बिल्कुल ठीक आज बात। आज टैक्स भी दुनिया भर के एक ही कर दीजिए। वो तो नहीं हो रहा ना। आज इस देश के लोग जो अपने हम लोग वेटेड हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, हम सब करते हैं। पहला कर्तव्य तो हमारे लिए होना चाहिए ना देश का। बिल्कुल। आप बोल रहे हैं लोग आ रहे हैं, वहां तो आपने देखा कार्टेल आते हैं, कैरावान आते हैं, भर भर के आते हैं। उनको पहले रोक रहे थे, उनको वहां पे जगह बनाई कि उनको वहां रख दिया।
अब क्या है, कुछ लोग कैमरा लेके गए, उन्होंने कहा देखो बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे बंद हैं। अब वो भी क्या करते हैं, बदमाशी देखिए, बच्चों को भेज देते हैं पहले कि बच्चे अंदर आ गए, अब हम आ ही जाएंगे। हाँ, तो ठीक बात इसका है। इसका तो देखिए सीधा सीधा हिसाब है कि ये तो पहले ही रोकना चाहिए, जैसे कि पिछले टर्म में हुआ था, इनने ट्रीटी कर ली थी मैक्सिको से कि मैक्सिको का काम है, मैक्सिको ही डील करेगा, हमारे तक आने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज होनी चाहिए, वो जहां जिस देश से आ रहे हैं, ये लोग मैक्सिको क्रॉस करके आ रहे हैं पूरा। मैक्सिको अब क्यों नहीं रोक रहा, पहले क्यों रोक रहा था? आज मैक्सिको हमारा इतना बड़ा व्यावसायिक पार्टनर है, तो उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको सुनना हमारी भी देखनी पड़ेगी। आज बस अमेरिका बस की साहब, ये जो अर्थव्यवस्था, भारत और कनाडा के संबंधों में थोड़ा-सा तनाव आया है, आपको लगता है इसका प्रभाव भी हमारे इलेक्शंस पे पड़ेगा कुछ? नहीं, इसका इसका प्रभाव अमेरिकन इलेक्शन पे कोई नहीं पड़ने वाला। इसका मेरे को नहीं लगता कि भारतीय को इससे कोई फर्क अभी यहाँ पे इस इलेक्शन से है, क्योंकि उनको यहाँ के मुद्दे देख रहे हैं पहले। जी। हाँ, इसका फर्क ये जरूर पड़ेगा कि एक के आने से, अगर वही बात है, ट्रंप आते हैं तो है ना, भारत के लिए हम एक ट्रंप और मोदी की जो एक आपस में केमिस्ट्री है, उससे काफी जल्दी रिजॉल्व होगा। आपने एक ट्रेडिशनली, मैं टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट करूंगा, व्हाइट हाउस देख लीजिए, इतने सालों से देख लीजिए, कौन व्हाइट हाउस में अपॉइंट होता है, कहाँ पे होते हैं, किस पोजीशन पे होते हैं, और किस तरह के डिसीजन होते हैं। आप खुद देखिए कि कौन भारत के समर्थन में रहा है, किसने पाकिस्तान को डेवलप किया, कौन चाइना की तरफ ज्यादा रहा, और कौन हमारे साथ ज्यादा है। आज की तारीख में अगर वो आते हैं तो होगा। मेरे ख्याल से वैसे भी भारत सक्षम है कनाडा से निपटने में। उसको ना अमेरिका की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। भारत अपने आप में आज इतना सक्षम स्टेट है कि भारत ने निपट लेगा। और अमेरिका ने ज्यादा बोला तो वो अमेरिका को भी सीधे बोलेगा कि आप मेरे से एक्सट्रेडिशन ले रहे हो, आप भी दो, चलो आ जाओ। तो तो मतलब आपका ये कहना है कृष्णा जी कि भारत आपके हिसाब से पिछले 10 सालों में इतना मजबूत हो गया कि वो अमेरिका से आंख मिला के बात कर सकता है, बिल्कुल जी, या बिल्कुल। उसके पीछे चीन और रूस को वो अपने साथ देखता है खड़ा हुआ? नहीं नहीं नहीं, देखिए भारत अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। मोदी जी ने जिस तरह से लीडरशिप दिखाई है दुनिया में, वो एक अलग ही लेवल पे। हम लोग इतने सालों से बाहर रह रहे हैं, हमें 30 साल हो गए रहते हुए, हमने कभी गर्व नहीं होता था जो आज होता है। मैं साल में 4 से 5 बार भारत आता हूँ। मैं तो हर बार आता हूँ, मेरे को लगता है क्या हो गया है, मतलब क्या बन गया है, इतना अच्छा हो गया। फिर दूसरी बात, जो जहां बात ही नहीं होती थी भारत की, हमारे प्रधानमंत्री आते थे, पीछे खड़े होकर चले जाते थे। आज उनको बार बार पार्लियामेंट एड्रेस करने के लिए बुलाया जाता है, उनको वर्ल्ड के इश्यूज में उनकी सलाह ली जाती है। वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, तो वो तो आज है ही है। दूसरी बात, लीडर पर डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ की लीडरशिप भी बहुत जरूरी है। लीडर ऐसा है कि जो दुनिया उसकी सुने, तो दुनिया आपको कौन लगता है, सुनने के हिसाब से कौन लगता है, हैरिस लगते हैं या ट्रंप लगते यार। हैं? हाँ, इकोनॉमी तो भारत आप के मेरे साथ। से, मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि इसको मैं बोलूं भी क्या, मतलब ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसमें तो जी। कि हैरिस को तो अच्छा। एक हंसते हुए, और हैरिस अपने आप में लीडर कितनी स्ट्रांग है तो हमें भी मालूम है, कितनी उनकी बात सुनेगा कौन। और वो सबसे बड़ी बात, हैरिस अपना डिसीजन भी लेंगी नहीं लेंगी, हैरिस के ओ। पीछे चलाएगा, ये बात है। हम्म। दूसरी, ट्रंप अपने आप में एक व्यक्तित्व है। आप सिंपल सी बात देख लीजिए, पिछले 4 महीने में जब से ये हुआ, ट्रंप तो पूरे प्राइमरी लड़के अपने आप आए, हैरिस को तो यहाँ पे बैठा दिया गया बिना कोई इलेक्शन के। नहीं तो अगर हैरिस इलेक्शन लड़ती तो शायद नहीं जीत पाती, शायद ये जीत ही नहीं पाती, कहीं नंबर नहीं आता। और यही सबसे बड़ा इश्यू है कि डेमोक्रेट्स को अच्छा कैंडिडेट मिल सकता था, लेकिन उन्होंने इनको बैठाया, और वो वट एवर रीजन रहे हो। दूसरी बात, आप ये बताइए, ट्रंप तो रोज प्रेस के इंटरव्यू देते हैं, पूरी प्रेस अगेंस्ट होने के बाद सामने बैठ के इंटरव्यू देते हैं, सारे सब कुछ करते हैं। हैरिस ने आज तक इंडिपेंडेंटली बैठ के प्रेस के सामने कभी अपना खुल के बात नहीं की कि ये है। तो आज लीडरशिप क्या है, आज कमांड होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे बैठ के हम बात कर सकें। आज आज जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है देश का, उसको कमांड ही नहीं है कि क्या क्या करना है, कैसे होगा। तो ठीक है गौड़ साहब, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, ठीक है। तो सर वोटर हूँ, और अमेरिका में सीक्रेट वोटिंग है। मैं अपने उस मैं अपने उस चलो अधिकार को रखना चाहूंगा। ठीक है। और देख, मेरी नजर में बड़े-बड़े मुद्दे हैं इस बार देश के सामने। पूरी तरह डिवीजन है। ये मैं भी पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। राजनीतिक गतिविधियों में बहुत परिवर्तन हुआ है इस देश में। चलो और खैर। रही बात ये बंसल साहब ने जो कही, मैं इनकी कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ। पहली बार एक भारतीय मूल की औरत ने इतनी हिम्मत की है, मैं उसके थोड़ा अरे आप कब बनाएंगे इस देश में, स्त्री को कब बनने देंगे? अच्छा, अब भारतीय मूल की हैं, आपने बोल दिया, आपके
सिर्फ एक मूल हो जाने से क्या हो जाए, हाँ भारत के साथ खड़ी होंगी, भारत नहीं, के प्रधानमंत्री आते हैं उनसे भी नहीं मिलने को तैयार होती जी। आज देखो आज आप क्या भारतीय मूल की बात देखो कर रहे बंसल साहब, ये जहां तक ये बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारा तो, मेरा और आपका तो अब यही देश है। हम भारतीय मूल के बेशक हैं, पर हम इस देश के लिए लॉयल हैं। हैं? और अच्छा लगेगा अगर यहाँ का प्रधानमंत्री भारत के हितों की बात करे, जो भी बने। हमारे लिए तो वही सुखद होगा कि भाई भारत हमारा, हमारे पूर्वजों का देश है, हम पैदा हुए हैं वहाँ, तो अच्छा लगेगा अगर वहाँ शांति की और सुख की हवा बहेगी तो। पर मुझे लगता है कि इस देश के लिए, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में, जो पिछली बार हुआ 16 जनवरी को, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। वो कोई डेमोक्रेसी के हित में नहीं था। सर इसमें तो ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप नहीं जीता, जी। अगर ट्रंप नहीं जीता तो ये जनवरी में जब वो ऑफिस में बैठेंगे तो उससे पहले ये कांड दोबारा होगा। क्या नहीं ऐसा होना, है कृष्णा जी? नहीं नहीं देखिए, होना। ये फिर वही बात है। आज एक तरफ तो ट्रंप है, एक तरफ पूरा एंटायर मीडिया है, ठीक है, जी, एंटायर देश खड़ा है, जो एक पूरा जैसा डीप स्टेट बोलते हैं खड़ा हुआ है, जो करता है। आप ये हाँ, बताइए, ट्रंप जीत के पहली बार आए थे, क्या जी, हुआ था सबसे पहले 15 दिन में? वुमेन्स मार्च डीसी में, पूरे डीसी को कब्जा कर लिया था, तहस नहस कर लिया था। जी, उसके बाद बीएलएम मूवमेंट हुआ, हर जी। शहर में, आपके शहरों में भी कितनी लूटपाट हुई, क्या नहीं हुआ, आप ये हाँ, बताइए। ठीक आज है। आप 6 जनवरी की जो आप बात करते हैं, 6 जनवरी 2021 की, उस समय जो 16 की बात है शायद ये। नहीं 21 की है सर, 6 जनवरी 21 मैं 21 हम हाँ, जब हारे थे उसकी बात कर रहे हैं ना। मैं जी करेक्ट जी हूँ। हाँ, हाँ, तो 6 जनवरी 2021, क्योंकि नवंबर 2020 में इलेक्शन हुआ था, 6 जनवरी को जी, जब ये सही वापस बात। 19 जनवरी से नया राष्ट्रपति आता है। जी, जी तो जी उस समय क्या हुआ था, लोग आए, उनके प्रश्न, अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता यहाँ पे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उस समय केसेस चल रहे थे, सब हो रहा था। जी, समर्थन के लिए राष्ट्रपति ने यही किया कि वो जाके वहां पे उन्होंने खड़ा होकर लोगों से मिलने और उनसे बोलने चले गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम कुछ करो या नहीं करो। दूसरा, राष्ट्रपति ने यह भी बोला था नेशनल गार्ड को, तो उन्होंने डीसी के मेयर को बोला मैं नेशनल गार्ड भेज रहा हूँ, मना कर दिया था, नेशनल गार्ड यूज नहीं किया। इन्होंने जानबूझ के होना नहीं दिया। उस समय जो होता है अपना कैपिटल हिल का कंट्रोल होता है, स्पीकर का होता है। जी, नैन्सी पेलोसी ने मना कर दिया सहायता लेने से या कुछ भी करने से, ऐसा लगता होने दिया गया कुछ थोड़ा बहुत, और उसको इतना बड़ा हाईलाइट करके बना दिया कि ये हुआ है। क्या आप बीएलएम मूवमेंट को सही मानते हैं? मूवमेंट का जो भी पीछे धारणा, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से तोड़फोड़, मारपीट, जिस तरह से लूटपाट हुई है, वो आप सही मानते हैं? क्या आप इस जो जो इस तरह से मार्चेस, अभी आप देख लीजिए, जो भी जीते, अगर अगर ट्रम्प जीतते हैं, वुमेन मार्च 15 दिन के अंदर डीसी में होने ही वाला, डीसी को घेर लेंगे पूरा सब तरह से। ट्रम्प जीतते हैं, देखिए ट्रम्प तो फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो पीछे हट के चले जाएंगे। आप मेरे को सिंपल सी बात बताइए, जिस आदमी के पास, मैं तो ये देखता हूं, जिस आदमी के पास सब कुछ है, आपने उनको देखा है? हर दिन 5 स्टेट में भाग के रैली कर रहे हैं, हर जी, चीज कर रहे हैं, इस एज में आके जो कर रहे हैं, हमसे नहीं होता सर, हम तो बहुत छोटे हैं उनसे एज में। और सही हम बात। इतना पैसा है कि जिस पॉलिटिक्स को जहां दुनिया ही खरीद सकता है, दुनिया के हर शहर में उनकी बिल्डिंग पे नाम लिखा हुआ, आप जहां चले जाएं बड़े शहर में, बिल्कुल। इतना जो पावरफुल आदमी, इतना पॉपुलर आदमी, क्योंकि वो देश के लिए कर रहा है। मेरे को नहीं लगता कि वो देश के लिए कुछ भी ऐसा करेंगे देश को नुकसान हो, ये कहने की बातें। हाँ, कुछ लोग अगर करेंगे भी तो उनको शांत, पिछली बार भी किया, 10 बार भी कर देंगे। तो कुछ ट्रांजिशन ऑफ पावर में मेरे को नहीं लगता चलो वो आएगा। चलो ठीक है सर, अब ये कल चुनाव भी हो जाएंगे और जनवरी में इसके नतीजे भी आ जाएंगे, तब तक हम अपनी उंगलियों को क्रॉस रखते हैं। लेकिन आज आपने जो जानकारी दी और गौड साहब के साथ जो आपकी थोड़ी सी चुगलबाजी हुई है, उसमें भी काफी मजा आया। और देखते हैं कि अब क्या नतीजा हाँ, निकलता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक और टॉपिक कवर नहीं किया क्विकली, अगर 1 मिनट है तो, आपने इकोनॉमी के जी जी ऊपर, जो हम लोगों के लिए, दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम जी शुरू जी में जी बात की थी, लेकिन हम दूसरी बातों में चले गए। जी, इकोनॉमी की इतनी जरूरत है हमें इस समय कि वापस मार्केट ऊपर उठे। आज हम लोग व्यवसाय में हम खुद देख रहे हैं कि हर पिछले साल हमें 20 से 25% नीचे थे, इस साल और भी नीचे चले गए। आज हम जिससे भी बात कर रहे हैं, कंपनी से यही बोल रहे हैं कि हम अगले साल के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। हम में जब तक एनर्जी इंडिपेंडेंस नहीं होगी, हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे या केवल लड़ाइयों में पैसा बेचते रहेंगे, कैसे होगा? या फिर है ना, इलीगल्स में उलझ के रह जाएंगे। आज हमको अपने जब जब अमेरिका सशक्त होगा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी सशक्त होगी, तो दुनिया सशक्त होती है। नहीं जी। तो उसका इम्पैक्ट भारत पे भी आएगा, उसका सब में। इम्पैक्ट दुनिया पे जाएगा। और दूसरी बात, जब ये अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो चाइना के लिए खराब है, चाइना के लिए खराब है तो भारत के लिए अच्छा है और दूसरे देशों के लिए अच्छा है।
और नहीं तो फिर क्या होगा तो हमें किसी को नहीं मालूम कैसा बनेगा। बट ये बात आपका कहना सही है कि अब 2-3 दिन बचे हैं, रिजल्ट किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है। एक तरफ मेरे को जो दिखता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मैंने बहुत इसके बारे में देखा है, क्लोजली सब है, कि एक तरफ से मेरे को एक टनल ऑफ लाइट दिखती है, दूसरी तरफ से मेरे को समझ खुद नहीं आ रहा है कि अगर हुआ तो कैसे क्या होगा, कि हम लोगों का इम्पैक्ट क्या आएगा, हम लोगों के लिए एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, हम लोगों की एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हम लोगों के लिए ये सारी चीजें कैसे, इमिग्रेंट स्टेटस, ये सब कैसे चलेंगे, क्या नहीं होगा। तो देखते हैं सर क्या होता है आगे। हमारी ओर से ट्रंप को भी और कमला हैरिस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो जीते। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।